अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के बारे में, जिसको हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी कह सकते हैं। ये मेथड रियलिटी में रैंडम सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड सैंपलिंग भी कह सकते हैं। सैंपलिंग के इस मेथड में क्या होता है, एक इन्वेस्टिगेटर अपनी जो स्टडी करना चाहता है, उस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए पहले वो ये देखता है कि पूरी यूनिवर्स के अंदर टोटल आइटम्स कितनी हैं। फिर वो टोटल आइटम्स को उनके फीचर्स के बेस पर डिवाइड कर देता है। डिवाइड करने के बाद वो उसमें से रैंडमली आइटम्स को सेलेक्ट करता है। मतलब स्टेप नंबर 1 पर्पसिव सैंपलिंग का होता है, स्टेप नंबर 2 रैंडम सैंपलिंग का होता है। अब क्योंकि ये दोनों सैंपलिंग इसमें मिक्स हैं, इसलिए हम इसको मिक्स सैंपलिंग बोलते हैं। तो ये देखिए, ये टॉपिक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने एक स्टडी करनी है कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, तो वो क्या करेगा, मान लो एक स्कूल में जाता है। उस स्कूल में उसने देखा कि 1000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों में से अगर वो डायरेक्ट कुछ बच्चों को सैंपल के लिए सिलेक्ट कर लेता है, तो मैं कहूंगा कि उसने रैंडम सैंपलिंग की है। पर हम कौन सा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का, मिक्स्ड सैंपलिंग का। इस सैंपलिंग में इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, पूरी यूनिवर्स को, पूरे स्कूल को कुछ फीचर्स के बेस पर डिवाइड कर देगा। मतलब 1000 बच्चों में से कुछ बच्चे तो हैं साइंस के, कुछ हैं कॉमर्स के हैं और कुछ हैं आर्ट्स के। तो उसने देखा कि 500 बच्चे साइंस में हैं, 300 बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में हैं और 200 बच्चे मान लो आर्ट्स स्ट्रीम में हैं। अब मान लो उसने स्टडी के लिए 100 आइटम्स को सेलेक्ट करना है, मतलब 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो वो क्या करेगा, 500 में से 50 बच्चे कोई भी सेलेक्ट कर लेगा, 300 में से 30 बच्चे और 200 में से 20 बच्चे। तो यहां पर कितना हो गया, 50 प्लस 30 प्लस 20, टोटल उसने 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर लिया है। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर जो फर्स्ट स्टेप था, पूरे स्टूडेंट्स को, कंप्लीट स्टूडेंट्स को जब उसने फीचर्स के बेस पर डिवाइड किया, तो ये पहला स्टेप है पर्पसिव सैंपलिंग। फिर 500 बच्चों में से उसने आंख बंद करके कुछ बच्चों का सिलेक्शन किया, ये है रैंडम सैंपलिंग। तो पर्पसिव सैंपलिंग प्लस रैंडम सैंपलिंग कौन सा बन गया, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, या जिसको हम मिक्स्ड सैंपलिंग भी कह सकते हैं। तो सैंपलिंग के इस मेथड में यही होता है, फर्स्ट स्टेप हम फीचर्स के अकॉर्डिंग पूरे ग्रुप्स को बना देते हैं, पूरे सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारा रैंडम सैंपलिंग का होता है। अब हम बात करते हैं कि सैंपलिंग के इस मेथड्स के क्या मेरिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग काफी सारी करेक्टरिस्टिक्स वाली आइटम्स को भी हम कवर कर लेते हैं। यस, हमने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है। देखो 500 बच्चे अलग किए, 300 अलग, 200 अलग, 500 में से 50 प्रोपोर्शनेट आए हैं, 300 में से 30, 200 में से 20। ऐसा तो नहीं है ना कि 500 में से 20 सेलेक्ट किए हों या 200 में से मैंने 50 सेलेक्ट कर लिए हों। तो सिस्टमेटिक तरीके से मैंने काम किया है, इसलिए फीचर्स के अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। जो सेकंड बेनिफिट है वो यही है कि कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाती है। आर्ट्स वालों की कॉमर्स के साथ, कॉमर्स की साइंस के साथ, साइंस की आर्ट्स वालों के साथ कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगी। जो तीसरा जो बेनिफिट है वो यही है कि ये सैंपलिंग का जो ये मेथड है ये रिलायबल है, विश्वसनीय है, इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। चौथा जो बेनिफिट है वो यही है कि इससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट भी निकल सकते हैं। यस, रियलिटी में ही सच्चाई के ऊपर आधारित या हम अर्थपूर्ण रिजल्ट भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की कौन कौन सी डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि एक इन्वेस्टिगेटर को पूरी यूनिवर्स की फुल फ्लैश नॉलेज होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसमें से कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से ग्रुप बनने वाले हैं, उसमें से सैंपलिंग कैसे होने वाली है। तो अगर इन्वेस्टिगेटर को फुल फ्लैश नॉलेज पॉपुलेशन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में नहीं है, तो वहां पर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग आपकी फेल हो जाएगी, आप उसको वहां पर अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने क्लासिफिकेशन करते हुए कोई पक्षपात कर दिया, कुछ गड़बड़ी आपने कर दी, तो लास्ट में आपके रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं, गलत मिलने वाले हैं। ये पक्षपात वाला पॉइंट हमने पर्पसिव सैंपलिंग में भी डिस्कस किया था। थर्ड हमारा पॉइंट है कि अगर आपका पॉपुलेशन का साइज
छोटा है, यहाँ पर देखो 1000 लोग थे, यहाँ पर 1000 बच्चे थे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करनी देखो कितनी इजी थी। पर यही पॉपुलेशन का साइज, यही यूनिवर्स का साइज अगर आपका छोटा है तो वहां पर आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग आप ग्रुप्स नहीं बना सकते। तो डेफिनेटली वहां पर आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग नहीं बन पाएगा, वहां से आप कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग के बारे में। जैसे कि आपको इसके नेम से भी समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी सैंपलिंग है जो सुविधा के अनुसार की जाती है। मतलब इस टेक्निक में रिसर्च करने वाले पर्सन्स को इस बात की छूट दे दी जाती है कि भाई आपको रिसर्च करनी है तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपने जो सैंपल इकट्ठे करने हैं वो आप अपने मेथड के अकॉर्डिंग इकट्ठे कर सकते हो। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने अपने नीचे काम करने वाले लोगों को बोल दिया कि भाई तुम सैंपल इकट्ठा कर लेना, पर सैंपल इकट्ठे कैसे करने हैं वो तुम देख लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुमको कोई टेक्निक नहीं बता रहा हूं। तो जो रिसर्च करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, एक कॉलेज में गए, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखा, टीचर्स के नेम लिखे हुए थे, टीचर्स के नेम्स को ही देखकर टीचर्स का सिलेक्शन किया, देन टीचर से मिलने के लिए गए डेटा कलेक्ट करने के लिए। मतलब उन्होंने कैसे काम किया, अपनी सुविधा के हिसाब से। एक पेपर देखकर जिसमें टीचर्स के नेम लिखे हुए थे, उसी में से टीचर्स को सिलेक्ट किया, फिर टीचर से मिलने के लिए गए। या ऐसा भी हो सकता था, मान लो किसी कॉलेज के बच्चों का डेटा कलेक्ट करना है तो वो क्या कर सकते हैं, कॉलेज के बच्चों का जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वहां से बच्चों के नेम देखे, बच्चों का सिलेक्शन रजिस्टर में से ही किया, देन बच्चों से मिलने के लिए गए, कुछ डेटा कलेक्ट किया। मतलब इस टेक्निक के अंदर हम जो सैंपल का डेटा कलेक्ट करते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। तो इस टेक्निक के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये मेथड लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि हम इस मेथड को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर खर्चा ज्यादा नहीं आता। इस मेथड के अकॉर्डिंग काम करना बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। ये मेथड साइंटिफिक नहीं है, पीछे वाले मेथड्स साइंटिफिक थे पर इसमें तो कोई साइंस है ही नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। फिर इस टेक्निक के ऊपर आप विश्वास ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग डेटा इकट्ठा करने वाले हैं वो अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से काम करते हैं, सैंपल का डेटा इकट्ठा करते हैं, इसलिए आप उनकी बातों के ऊपर, उनके डेटा के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए नॉट रिलायबल। फिर इस मेथड के अंदर हमें रिसर्च करने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिसर्च करने वाले अपनी टीम के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाता है। सैंपलिंग के जो मेथड और हैं प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक मैंने ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।